ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी। नेटवर्क 10 पर चुनावी महा कवरेज आप देख रहे हैं। हिमाचल गुजरात चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। गुजरात की 182 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। हिमाचल की 68 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। नेटवर्क 10 पर चुनावी महा कवरेज आप देख रहे हैं। गुजरात में बीजेपी 136 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस 35 सीटों पर आगे, तो वही गुजरात में आप 6 सीट पर आगे चल रही है। रुझान आपको बता रहे हैं गुजरात में अन्य 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नेटवर्क 10 पर चुनावी महा कवरेज आप देख रहे हैं और महा कवरेज में आपको लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। गुजरात में बीजेपी 136 सीटों पर आगे, तो वही गुजरात में कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। बात करें अगर आपकी, तो गुजरात में आप 6 सीटों पर आगे है। वहीं गुजरात में अन्य 5 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर चुनावी महा कवरेज में। नेटवर्क 10 पर चुनावी महा कवरेज में आपको पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। गुजरात में बीजेपी 136 सीटों पर आगे चल रही है। गुजरात में कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं अगर आपकी बात की जाए तो 6 सीटों पर गुजरात में आप फिलहाल आगे है। गुजरात में अन्य 5 सीटों पर आगे चल रही है। नेटवर्क 10 पर चुनावी महा कवरेज आप देख रहे हैं और पल पल की लगातार अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी 136 सीटों पर आगे है, तो वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर आगे। तो ये अभी बहुत ज्यादा फासला देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में, और आप तो खैर बहुत ज्यादा ही पीछे है। लेकिन ये त्रिकोणीय जो चुनाव है वो देखने को मिल रहा है। नेटवर्क 10 पर देख रहे हैं आप चुनावी महा कवरेज, और महा कवरेज में आपको पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी 136 सीटों पर आगे, तो वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर आगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़ी हुई है ईशा ठाकुर। ईशा, अभी जो रुझान में ये सामने आया है कि बीजेपी काफी ज्यादा आगे चल रही है, 136 सीटों पर आगे, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस काफी पीछे चल रही है, 35 सीटों पर आगे चल रही है। ईशा, बिल्कुल, देखिए जहां एक तरफ गुजरात के भी नतीजे आज आ रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश की भी नतीजों पर सभी की नजरें यहां पर टिकी हुई हैं। अगर हम बात करें गुजरात में, इस वक्त बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 68 सीटों के लिए जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी शुरुआती रुझान की अगर बात करें लक्ष्मी, उसमें 35 में कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 31 में चल रही है। कांटे की टक्कर है, ये शुरुआती रुझान है। ईवीएम खुलने शुरू हो चुके हैं, यही वजह है कि ज्यादा अंतर नहीं है दोनों पार्टियों के बीच में, और ऐसे में कभी कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो कभी बीजेपी आगे बढ़ रही है। इंतजार रहेगा 10 और 11 बजे के बीच का, जब ये तय होगा कि आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी है जो काबिज होगी। तो नजरें यहाँ पर टिकी है, लगातार मतगणना जारी है। वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा की अगर हम बात करें, गृह जिले उनका जो गृह जिला है बिलासपुर, उसमें बीजेपी पीछे चल रही है, और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं बिलासपुर और इसके अलावा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अधीन जितने भी हलके आते हैं उन पर निगाहें यहाँ पर टिकी है, जनता की भी और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी, क्योंकि हमीरपुर से सांसद हैं अनुराग ठाकुर। काफी बागी तेवर उन्होंने दिखाए थे शुरुआत में, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बैठक ली गई और 2 टूक में सभी नेताओं को ये संदेश पहुंचा दिया गया कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना है। लेकिन अंदरूनी अंतर्कलह को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली थी लक्ष्मी, और यहाँ पर देखिए अब नजरें यहाँ पर भी टिकी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मोदी लहर है वो कितनी यहाँ पर चल पाती है, और जनता जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार यहाँ पर जनता से ये अपील की गई थी कि केंद्र की नीतियों पर आप वोट करें, तो जनता कितनी खुश है केंद्र की नीति पर, यहाँ पर भी देखना होगा। और इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव मैदान में उतरी थी कि राज नहीं रिवाज बदलेगा, और जबकि 1985 से अभी तक की बात करें तो हमेशा ही हिमाचल प्रदेश में ये रिवाज रहा है कि सत्ता परिवर्तित होती है। और इस और भी गौर करना होगा कि जमीनी स्तर पर अगर बात करें,
मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, उनके मंत्रियों के काम से खुश नहीं है हिमाचल की जनता। तो यहाँ पर अगर वोट भी पड़ रहे हैं, यहाँ पर अगर बीजेपी के खाते में, वो किसी मंत्री के कामकाज पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ रही है। अगर बीजेपी यहाँ पर सत्ता में काबिज भी हो जाती है तो यहाँ पर नजरें ये भी टिकी रहेगी, क्या जयराम ठाकुर को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं, या कोई और चेहरा होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर अंत में कांग्रेस भी एकजुटता के साथ लड़ी है। यहाँ पर दावेदारी पहले से ही पेश करने लगी है कांग्रेस की, मुख्यमंत्री के पद के दावेदार कौन होंगे, लेकिन जो दावेदारी भी पेश कर रहे हैं क्या वो अपनी सीट निकाल पाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, कौल सिंह ठाकुर, धनीराम शांडिल, ये तमाम नाम हैं और इन सब के बीच प्रतिभा सिंह ने भी एंट्री कर ली है, जिनके पास नतमस्तक हो रहे हैं कई विधायक जो चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस भी अंदरूनी अंतर्कलह में पीछे नहीं है। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अशोक गहलोत की अगर बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि गुजरात में जो कांग्रेस विधायक जीतते हैं उन्हें जयपुर शिफ्ट किया जाएगा। और वहीं हिमाचल प्रदेश की ओर गौर करें लक्ष्मी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा की राजनीति में एक ताकतवर नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। खासतौर से मतगणना को लेकर उन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, वो हिमाचल पहुंचने वाले हैं। नजरें यहाँ पर टिकी रहेगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी देखिए पहले से ही इस पर टकटकी लगाए बैठी है कि अगर कम सीटें आती है बहुमत से तो जोड़ तोड़ करके सत्ता में काबिज किया जाए। कौन से ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं या कांग्रेस के कौन से ऐसे विधायक हैं जो जीतते हैं उन्हें अपने पाले में लाया जाए। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल प्रदेश में उतार दिया गया है और वहीं सचिन पायलट भी हिमाचल पहुंच सकते हैं, जिन्हें सह ऑब्जर्वर यहां पर नियुक्त किया गया था। तो ऐसे में कांग्रेस भी पूरी भांपते हुए चल रही है और माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस जो जीतेगी यहां पर विधायक, उन्हें छत्तीसगढ़ या जयपुर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहां पर कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीति पर ही काम करती हुई नजर आ रही है और यहां पर टिकी हुई नजरें हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर कि आखिरकार सत्ता में हिमाचल में कौन काबिज होता है। रिवाज तो यही कहता है कि हर बार हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तित होती है, लेकिन मोदी मैजिक यहां पर कितना काम कर पाएगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। लक्ष्मी जी, यहाँ की जो हॉट सीट्स हैं उनको लेकर के क्या कहना है आपका? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए जो सिराज सीट की अगर हम बात करें, वहां से मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि 5 बार लगातार विधायक चुने गए हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। उन पर भी नजर टिकी रहेगी कि जिस तरीके से लगातार 5 बार चुनाव जीते हैं, क्या इस बार भी वो अपनी सीट निकाल पाते हैं या नहीं। लेकिन शुरुआत में ये जरूर लग रहा है कि जयराम ठाकुर सीट अपनी वहां से निकाल पाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें शिमला ग्रामीण की, विक्रमादित्य सिंह जो कि वीरभद्र सिंह जो अब हमारे बीच में मौजूद नहीं है, जिस तरीके से उनकी गैर मौजूदगी में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है और ये भी कहा है कि आप वीरभद्र सिंह के काम पर वोट कीजिए। अब क्योंकि वीरभद्र सिंह का देहांत हो चुका है और उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह की अगर बात करें, वो मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश की और यहाँ पर कांग्रेस ने वोट मांगा है वीरभद्र सिंह के नाम पर। तो यहाँ पर इधर भी सीट, इस पे भी नजरें टिकी रहेगी कि शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह अपनी सीट निकाल पाते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ डलहौजी की तरफ अगर हम रुख करें, आशा कुमारी कांग्रेस के एक ताकतवर नेता और 2017 में यहाँ पर प्रभारी थी पंजाब की और हमने देखा था कि पंजाब में किस तरीके से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी। और उसके बाद अगर डलहौजी की तरफ हम जाए तो आशा कुमारी को भी यहाँ पर कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आ रही है। हमेशा ही बहुत कम मार्जिन से आशा कुमारी जीतती हैं, सीएम पद की दावेदारी वो यहाँ पर पेश करती हुई नजर आ रही हैं। उधर भी नजरें टिकी रहेंगी। दूसरी तरफ मंडी सीट की बात करें, अनिल शर्मा जो कि अगर बॉलीवुड स्टार सलमान खान की बात करें, उनकी बहन अर्पिता के ससुर हैं अनिल शर्मा, मंडी से चुनाव मैदान में हैं, बीजेपी की टिकट पर मौजूदा विधायक भी हैं। क्या वो अपनी सीट निकाल पाते हैं या नहीं। और क्योंकि इस वक्त देखिए कांटे की टक्कर है और मौजूदा जो 7 मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कांटे की टक्कर में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। शिमला शहरी
और कांगड़ा की सीट यहाँ पर जो मौजूदा मंत्री हैं उनकी बदली गई है। अगर हम शिमला शहरी की बात करें तो संजय सूद, जिनकी चाय की दुकान भी है शिमला में और काफी चर्चित रहे थे, क्योंकि चाय की दुकान में वो खुद बैठते हैं चाय बनाने के लिए, तो ऐसे में वोटरों को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। संजय सूद को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है और अगर हम बात करें मंत्री की, उन्हें यहाँ से हटाकर दूसरी जगह से चुनाव मैदान में उतारा गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें राकेश पठानिया की, उन्हें कांगड़ा से हटाकर फतेहपुर सीट से यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर जरूर दिखती हुई नजर आ रही है और ये तमाम वो सीटें भी हैं जिस पर नजरें टिकी रहेगी। इसके अलावा देखिए नाहन की अगर बात करें, राजीव बिंदल जो कि हिमाचल की राजनीति में एक बड़ा चेहरा भी हैं, लेकिन गंभीर आरोप लगे थे कोविड के दौरान जब स्वास्थ्य मंत्री होते थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन चुनाव प्रबंधन समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हैं राजीव बिंदल, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। क्या वो चुनाव जीत पाते हैं नाहन से, या भ्रष्टाचार के आरोप में जिस तरीके से घिरे हैं तो कांग्रेस यहां पर अपनी सीट निकाल पाती है। दूसरी सीट पे नजर टिकी रहेगी लक्ष्मी सोलन, जो कि चंडीगढ़ से ज्यादा दूरी पर नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने यहां पर तिरंगा यात्रा निकाला था, प्रियंका गांधी पहुंची थी सोलन, एक बड़ी रैली यहां पर की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली की थी। मुकाबला यहां पर धनीराम शांडिल, जिनकी तरफ से दावेदारी यहां पर पेश की गई है मुख्यमंत्री की, कांग्रेस की टिकट पे चुनाव मैदान में है। पिछला चुनाव उन्होंने जीता था और अपने दामाद को यहां पर हराया था, राजेश कश्यप को, जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव मैदान में उतरे थे। तो इस बार भी ससुर और दामाद के बीच में ये मुकाबला है। धनीराम शांडिल मौजूदा विधायक हैं सोलन से, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से रैली भी यहां पर की गई है। धनीराम शांडिल क्या अपने दामाद राजेश कश्यप, जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, 2017 में करारी हार उन्हें सहनी पड़ी थी अपने ससुर के हाथों, क्या यहां पर जीत पाते हैं धनीराम शांडिल? यहां पर भी नजरें टिकी रहेगी। तो ये तमाम वो सीटें हैं और इसके अलावा जो हॉट सीट की अगर बात करें, इन पे तो नजरें टिकी रहेगी लक्ष्मी। दूसरी तरफ बिलासपुर गृह जिला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिसके अधीन 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल वहां पर क्या स्थिति रहती है? हमीरपुर की अगर हम बात करें, वहां से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, तो उनके अधीन जितने भी क्षेत्र आते हैं, क्या वो वहां पर जीत दिला पाते हैं या नहीं? बड़े भावुक हुए थे सुजानपुर में जब उन्होंने रैली की थी, क्योंकि पिछले चुनाव में प्रेम कुमार धूमल, जो कि उस दौरान मुख्यमंत्री भी थे हिमाचल प्रदेश के, लेकिन उनकी सीट पे तब्दीली की गई थी, हमीरपुर से हटाकर उन्हें सुजानपुर से चुनाव लड़ाया गया था और उन्हें पहली बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार उन्हें टिकट भी नहीं दी गई, जिससे कहीं ना कहीं आक्रोश में है धूमल के समर्थक। और यहाँ पर काफी खासा प्रभाव है चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, इन सभी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि बागी और जो धूमल के समर्थक हैं वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती भी है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैली की, यहाँ पर जनता से अपील की, जनता को पत्र भी बांटे गए उनके नाम के लिखे हुए कि आप भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की नीति को बने रहे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चौहान, उनसे सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी, अगर गुजरात चुनाव की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस बैकफुट में दिखाई दे रही है, तो क्या बीजेपी एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम कर पाएगी? देखिए लक्ष्मी, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कांग्रेस तो गुजरात में पहले से ही बैकफुट पे थी। सिर्फ देखना ये है कि क्या जो एग्जिट पोल्स ने कहा है कि गुजरात में बीजेपी इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ देगी 2002 का, वो रिकॉर्ड टूट पाता है या नहीं टूट पाता। मेरे हिसाब से जो मेरा आंकलन था जब मेरे दौरे जब वहां हुए थे, तो मेरे हिसाब से 115 से 120 के बीच बीजेपी की सीटें आनी चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया इस बार, पहले तो छोड़ ही दिया था चुनाव, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट किया एक साइलेंट कैंपेन का। और अगर कांग्रेस, मैं कहता हूं कि अगर पिछली बार की अगर 70 सीटें नहीं भी आती, अगर कांग्रेस 70 के आसपास भी रहती है और इस साइलेंट कैंपेन के जरिए अगर 70 का आंकड़ा तक पहुंच जाती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस जो है ना, इस चीज से सबक लिया है। कांग्रेस ने ये एक्सपेरिमेंट किया, अगर एक्सपेरिमेंट 70 सीट तक पहुंचा देता है तो बाकी राज्यों में भी फिर कांग्रेस यही एक्सपेरिमेंट करेगी कि साइलेंट जो है वो कैंपेन किया जाए, रूरल एरिया में जो अपना कोर वोट है उसको
पक्का किया जाए, उनसे बात की जाए, ना कि बीजेपी के वोट तोड़ने की कोशिश की जाए। और अगले साल आपको पता है शुरुआत में भी अप्रैल मई में कर्नाटक का चुनाव है। कर्नाटक का चुनाव भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वहां से गुजरी है, वो बहुत अहम है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इन चुनाव में बीजेपी दोनों दोनों राज्य जीत लेती है, गुजरात और हिमाचल भी, अगले साल अगर कर्नाटक में भी कांग्रेस ना आ पाई तो खतरा ये हो जाएगा कि उसके बाद जो राजस्थान अकेली सीट है, माफ कीजिए, राजस्थान छत्तीसगढ़, ये दो राज्य बचते हैं, उनके भी चुनाव होने, साथ में मध्य प्रदेश के भी चुनाव होने। और बीजेपी ये पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से 2024 में कांग्रेस बिना किसी राज्य के उतरे उन चुनाव में 2024 में। तो ये कांग्रेस के बड़ा अहम है। एक्चुअल में मुझे नहीं मालूम कि क्या सोच थी या क्यों कांग्रेस ने ऐसे किया कि गुजरात में लेट शुरू किया कैंपेन। अगर आपने साइलेंट कैंपेन भी करना था तो आपको पहले करना चाहिए था, बल्कि लोगों को तो तब मालूम पता लगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में कहा कि कांग्रेस चुपचाप गांव में काम कर रही है, वरना लोगों को मालूम भी नहीं था कि कांग्रेस कुछ इस तरह का कैंपेन चला रही है। अगर 70 सीट आती है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए वो अपने आप संतुष्ट करने के लिए बहुत है, क्योंकि मालूम है हवा बिल्कुल विपरीत है। और हिमाचल में अगर इस बार भी कांग्रेस ना जीत पाई, कांग्रेस सत्ता हासिल ना कर पाई, तो मुझे लगता है फिर फेलियर टोटली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है। लोकल लेवल पे मैं राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस को नहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा, जो यहाँ का राज्य इकाई है उसका फेलियर मानूंगा, क्योंकि इतने सॉलिड मुद्दे इस बार आपको मिले, महंगाई, बेरोजगारी वो मिले। उसके बाद आपने ओपीएस का मुद्दा, अपना कैंपेन सारा ओपीएस, अग्निवीर और जो सेब बागवानों की नाराजगी उसके खिलाफ बुना, आपने उन तीनों मुद्दों के आसपास घुमाया। वो मुद्दा सारा आपने इतने फ्री बीज प्रॉमिस किए, बिजली 300 यूनिट फ्री आपने प्रॉमिस की है, महिलाओं को 1500 रुपए प्रॉमिस किया है। और बीजेपी के पास सिर्फ डिफेंड करने को था, बीजेपी के पास विकास के नाम पे एम्स जो बिलासपुर है उसका जिक्र किया उन्होंने, ड्रग फार्मा पार्क का जिक्र कर रहे थे, वो विकास पे लड़ रहे थे। लेकिन जैसा ईशा ने भी बताया कि जो पूर्व अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जो पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए वो मामला रहा, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, 9.9 के आसपास बेरोजगारी दर है, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। तो ये सारी चीजें अगर इन सब मुद्दों के बावजूद भी बढ़ा ना पाई कांग्रेस और चुनाव ना जीत पाई, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर इसमें कांग्रेस किसी को दोष दे सकती है। या तो ये फिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का, व्यक्तित्व का करिश्मा होगा, या फिर कांग्रेस का जो राज्य यूनिट है उसकी फेलियर होगा, उसका टोटल फेलियर होगा। फिर मुझे लगता है कांग्रेस को यहाँ पूरा चेंज कर देना चाहिए। जी प्रदीप जी, अनिल शर्मा जो कि मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं और सुखाराम के बेटे हैं, सुखाराम का भी पूर्व में काफी प्रभाव रहा है, तो इस चुनाव में कितना ज्यादा प्रभाव दिख रहा है अनिल शर्मा का, क्या राय है आपकी? देखिए, सुखराम है वो, पंडित सुखराम बहुत बड़े मंत्री रहे हैं केंद्र में कांग्रेस के, और संचार घोटाले में बड़े मशहूर है। सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल कोई आदमी किसी घोटाले में पकड़ा गया तो सबसे पहले सुखराम ही पकड़े गए थे, वहीं से बड़े घोटाले खुलने शुरू हुए थे। देखिए, उनकी पार्टी, उनका जो गढ़ है वो हमेशा मंडी जो है सीट है, सुखराम परिवार से बाहर नहीं गई है जब से सुखराम राजनीति में आए हैं। अब उसके बाद सुखराम के बाद उनके बेटे पिछले 3 बार से विधायक हैं, 3 या 4 बार से। इस बार प्रॉब्लम ये है कि पूरे 4 साल, 4 से भी 3 साल वो सुखराम के बेटे बीजेपी के खिलाफ रहे थे, बीजेपी में बीजेपी के विधायक थे, लेकिन क्योंकि बेटा उनका जो है वो कांग्रेस से लोकसभा के चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से जो है वो शामिल हो गए थे कांग्रेस में, तो इसलिए वो अनिल शर्मा बीजेपी, ऑलमोस्ट बीजेपी ने साइड लाइन कर रखा था, उनको पूरी तरह से किनारे कर रखा था। लेकिन लास्ट मोमेंट में जो है उनको टिकट दे दी बीजेपी ने फिर से, और पोता भी फिर से शामिल हो गए बीजेपी में। तो इससे जो है थोड़ा सा साफ पे बट्टा लगा है सुखराम परिवार के कि भाई ये सत्ता के लिए जो है वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर जाते हैं। और दूसरी बात, वहां पर एक बीजेपी के एक बहुत प्रवीण शर्मा यंग नेता है, वो बागी के तौर पे खड़े हैं। प्रवीण शर्मा ऐसे हैं जिन्होंने 2 चुनाव पहले हाथ में आई टिकट वापस दी थी, उनको बीजेपी ने टिकट दी थी, लेकिन अंत में सुखराम परिवार बीजेपी में शामिल हो गया, तो उन्होंने खुद कहा कि आप मेरी टिकट उनको दे दीजिए। वो ऐसे नेता थे, उनको पिछली बार भी टिकट नहीं दी, इस बार उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार उनको टिकट मिली थी, लेकिन नहीं मिली, तो वो बागी बनकर चुनाव मैदान में उतर गया। और उनका जो पर्सनल टच है लोगों के साथ, पर्सनल इक्वेशन है, वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए मुझे लगता है वहाँ इस बार पहली बार, जब से मैं पत्रकारिता करने लगा हूँ, जब से मैं कवर कर रहा हूँ पिछले 24 साल में, तब से मुझे पहली बार सुखराम परिवार की सीट खतरे में नजर आ रही है मंडी में इस बार। जी प्रदीप जी, पश्चिम हिमाचल में क्या नजारा देख रहे हैं आप?
देखिए, एक्चुअल में यहाँ आपको पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, इसमें नहीं, आपको हिमाचल को दो हिस्सों में बांट के देखना पड़ता है यहाँ पर। एक अपर हिमाचल, एक लोअर हिमाचल। अपर हिमाचल में हमेशा से कांग्रेस स्ट्रांग रही है, लोअर हिमाचल में बीजेपी स्ट्रांग रहती है, लेकिन सरकार उसकी बनती है जो एक दूसरे के स्ट्रांग होल्ड में डेंट मारता है या होता है। तो इस बार जो है वो लोअर हिमाचल में आते हैं आपके बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और इधर ये सारे बेसिकली आप मान के चलिए हमीरपुर और कांगड़ा जो संसदीय सीटें हैं, इसमें हमीरपुर संसदीय सीट से आपको मालूम है अनुराग ठाकुर इस वक्त सांसद है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके जो गृह बिलासपुर वो भी इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। तो अगर ये संसदीय क्षेत्र में बीजेपी अच्छा नहीं करती तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बट्टा जो है मुख्यमंत्री को लगेगा, सबसे बड़ा बट्टा लगेगा जेपी नड्डा के नाम पे, और उससे भी उतना ही बड़ा बट्टा लगेगा अनुराग ठाकुर के नाम पे, क्योंकि और अनुराग ठाकुर के पिता यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार के मुख्यमंत्री। और इधर कांगड़ा जो सबसे ज्यादा सीटें देता है, कांगड़ा जिला 15 सीटें देता है हिमाचल में, वहां पर एक्चुअल में इस बार बीजेपी को शांता कुमार की जो पूर्व मुख्यमंत्री स्टॉलवर्ड है बीजेपी के, उनकी नाराजगी थोड़ी झेलनी पड़ी, क्योंकि उनको लगता था कि ना ब्राह्मणों को उतनी रिप्रेजेंटेशन दी गई वहां पर, ना जो ओबीसी हैं, गुर्जर है, उनको इतनी रिप्रेजेंटेशन दी बीजेपी ने। अगर कांगड़ा में डेंट कांग्रेस ने डाल दिया, कांगड़ा से सीटें निकाल पाई कांग्रेस, फिर कांग्रेस कंफर्टेबली जो है वो सरकार बना लेगी, क्योंकि जो अपर हिमाचल की बात कर रहा हूँ वहां पर अभी कांग्रेस कंफर्टेबल है। वहां कांग्रेस, क्योंकि खास करके 17 से 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर सेब बागवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, और सेब बागवान जो है बीजेपी सरकार से नाराज था, सड़कों पे उतरा था पिछले साल कार्टन की, और उसकी जो रेट बढ़ाए गए थे, जीएसटी बढ़ाई गई थी, 12 से 18% कर दी थी। तो उधर तो कांग्रेस कंफर्टेबल में। सवाल ये है कि क्या नीचे लोअर हिमाचल में बीजेपी अगर को डेंट देती है कांग्रेस, तो कांग्रेस सरकार बन पाएगी, लेकिन अगर बीजेपी अपना गढ़ बचा पाती है तो फिर मामला या तो टाइट हो सकता है या फिर निर्दलियों के हाथ में आ सकता है, और निर्दलियों के हाथ में सर आएगा आपको तो यहीं पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं जितेंद्र नागर, उनसे सवाल ले लेते हैं। आपका बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पे। सर, हिमाचल और गुजरात में अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल रहा है, तो अगर बात की जाए गुजरात की तो वहां पर त्रिकोणीय समीकरण देखा जा रहा है, कांग्रेस काफी ज्यादा पिछड़ गया है। अगर बात की जाए प्रदर्शन की तो अगर दिल्ली एमसीडी में देखा जाए तो वहां भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, और यहां पर भी अभी बहुत ज्यादा फासला देखने को मिल रहा है गुजरात में। तो क्या कांग्रेस ने हिमाचल को इजी टारगेट समझा है? हेलो हेलो जी, मैं डॉक्टर जितेंद्र नागर, पत्रकार नहीं हूँ डॉक्टर में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं पिछले काफी समय से कांग्रेस का कहीं पर भी फोकस नहीं है, सिवाय कांग्रेस अभी भी राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के अलावा उसके पास कोई कार्य बचा ही नहीं है शायद। मेरा तो मानना है कि ये जो हार होने वाली है गुजरात में, उसका ठीकरा तो खड़गे पे फोड़ा जाएगा, और शायद कहीं पर थोड़ी बहुत लीड मिल भी गई तो शायद हिमाचल में सारा क्रेडिट प्रियंका गांधी को दिया जाएगा। वो कहीं भी फोकस्ड नहीं है, कहीं भी फोकस नहीं है। और उसके उलट बीजेपी जो है वो हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर तरफ, सभी तरफ कार्य कर रही है। मोदी जी का जो है कि सबका साथ सबका विकास, उसका परिणाम है आज का गुजरात का जो रिजल्ट है, उसका परिणाम है निश्चित रूप से। और मैंने सुबह ट्वीट किया था कि बीजेपी 150 क्रॉस करेगी, तो आप देखिएगा 150 के आसपास बीजेपी पहुंच जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं कंपटीशन में ही कांग्रेस नहीं थी। जितने भी आपके कैंडिडेट जीत रहे हैं वो भी कहीं न कहीं बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं, या हो सकता है कि कोई प्रभावशाली कांग्रेसी आप में चला गया हो, लेकिन आपका भी जनाधार बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था कि आप बहुत बड़ी सेंध लगाने वाला है, उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितेंद्र जी, अगर बात की जाए चुनाव की, गुजरात के चुनाव की, तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने भी इस बार अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। तो वहीं पर अगर बात की जाए इस बार के जो रुझान आ रहे हैं तो उसमें आप काफी ज्यादा पीछे हैं, और लेकिन जिस तरीके से अपेक्षा आपने की है, क्या राय है आपका इस पर? बिल्कुल, आपका जनाधार गुजरात में बिल्कुल नहीं था और नहीं है।
जितने भी बागी या असंतुष्ट लोग जो एक लंबे समय से कांग्रेस या बीजेपी में थे, उन लोगों को एक प्रकार से जमीन दी, धरातल दिया कांग्रेस आप पार्टी ने। और निश्चित रूप से उनके ही कुछ बागी उम्मीदवार शायद जीत भी सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में भी आपका धरातल गुजरात में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं कि सीटों में आगे दिखा रहे हैं आप 4-5 सीटों के ऊपर, लेकिन वो भी वो उम्मीदवार हैं जो कहीं न कहीं बीजेपी के प्रभावशाली लोग थे या कांग्रेस के प्रभावशाली लोग थे। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र नागर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने राय रखी है अपनी। ईशा और प्रदीप चौहान जी, आप दोनों बने रहे हमारे साथ, फिर जुड़ेंगे आपसे। फिलहाल के रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।